बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम आपके बीच में हैं कार्बनिक यौगिक के नामकरण के साथ। सबसे पहले हम कार्बनिक यौगिक का नामकरण करने से पूर्व कार्बनिक यौगिक को समझते हैं। अगर इसका हम साधारण अर्थ निकालना चाहें तो नाम से ही स्पष्ट है, कार्बनिक यौगिक कार्बन का यौगिक होगा, परंतु शाब्दिक अर्थ से इसकी परिभाषा नहीं मिलती है। कार्बनिक यौगिक की जो आधुनिक परिभाषा है उसे इस रूप में हम जानते हैं, हाइड्रोकार्बन और उसका व्युत्पन्न। हाइड्रोकार्बन और उसका व्युत्पन्न यानी डेरिवेटिव्स, यानी आज कार्बनिक यौगिक दो हो गए, हाइड्रोकार्बन होंगे और उनके व्युत्पन्न को हम कहेंगे कार्बनिक यौगिक। हाइड्रोकार्बन जिसमें केवल हाइड्रोजन हो एंड कार्बन हो, जिसमें हाइड्रोजन कार्बन के अलावा कुछ नहीं हो, जैसे CH4, C2H6, C3H8, ये सब आ गया। और डेरिवेटिव्स जो इससे निकला हो, CH4 यानी हाइड्रोकार्बन से निकलता हो। अब हाइड्रोकार्बन से कार्बन तो नहीं सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हाइड्रोजन के बदले CH4 के H को या हाइड्रोकार्बन के H को, हाइड्रोजन को हटाने के लिए कौन कौन आ सकता है, या उसके साथ बैठने के लिए कौन कौन आ सकता है? ऑक्सीजन आ सकता है, सल्फर आ सकता है, हैलोजन आ सकता है। हैलोजन यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आ सकते हैं। नाइट्रोजन आ सकते हैं, N आ सकते हैं। तो ध्यान में रखना है कि ऑक्सीजन, सल्फर, हैलोजन, नाइट्रोजन, थोड़ा बहुत फॉस्फोरस आता है लेकिन वो बहुत कम आता है। तो ये सारे आएंगे, साथ में हो सकते हैं, जैसे CH3OH, इसमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ एक दूसरा नॉन मेटल बैठा हुआ है, वो है ऑक्सीजन। एक बात जो हमें ध्यान में रखनी है कि प्रायः नॉन मेटल ही आते हैं, अधातु ही आते हैं, धातु नहीं आते हैं। तो अब सवाल आया कि कार्बनिक यौगिक का नामकरण कैसे किया जाए, इसी को लेकर के हम आपके बीच में उपस्थित हैं। इससे पहले कि हम कार्बनिक यौगिक के नामकरण की ओर जाएं, थोड़ा सा हम समझते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी, अभी से अगर हम 200 सवा 200 साल पीछे जाएं तो कार्बनिक यौगिकों की संख्या बहुत अधिक नहीं थी। कार्बनिक यौगिक के संदर्भ में धारणा थी कि ये प्रयोगशाला में बनाए ही नहीं जा सकते। 1808 ईस्वी में वर्जेलियस नामक एक महान रसायन शास्त्री ने एक धारणा दी जिसे वर्जेलियस का जीवन शक्ति सिद्धांत कहते हैं। इसमें उन्होंने ये बताया कि प्रत्येक कार्बनिक यौगिक एक महान शक्ति, जिसे जैविक शक्ति कहते हैं, वाइटल फोर्स, जैविक शक्ति कहते हैं, उससे बने होते हैं और इन्हें किसी भी तरीके से प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है अकार्बनिक स्रोतों से। ध्यान में रखना है, जीवन शक्ति सिद्धांत को दिया वर्जेलियस ने। वर्जेलियस साहब का जो यह जीवन शक्ति सिद्धांत था वह 1808 ईस्वी में दिया गया और इसके अनुसार कोई भी कार्बनिक यौगिक एक महान शक्ति से बना होता है। जैविक शक्ति स्पष्ट है, ये प्लांट से आ सकता है, एनिमल से आ सकता है, किसी भी खनिज से नहीं आ सकता है, ऐसा मानना था उनका। और किसी अकार्बनिक स्रोत से किसी कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। वर्जेलियस से थोड़ा सा पीछे जाएं हम तो लेमियर साहब ने सबसे पहले पदार्थ को उनके स्रोत के आधार पर वर्गीकृत करने की कोशिश की थी। लेमियर साहब ने 1675 ईस्वी में ही ये कोशिश की और उसकी बहुत बाद वर्जेलियस साहब ने सिद्धांत दिया। 1808 ईस्वी में वर्जेलियस साहब ने जब जीवन शक्ति सिद्धांत दिया और कहा कि कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता, तो एक समस्या यह आ गई, उनका कद इतना ऊंचा था रसायन विज्ञान के क्षेत्र में कि इस क्षेत्र में प्रयास ही मंद पड़ गए, कमजोर पड़ गए। वैज्ञानिकों ने इसकी कोशिश नहीं की खोजने की, परंतु 20 साल बाद 1828 ईस्वी में उनके शिष्य ने ही, वोहलर साहब ने जो उनके शिष्य थे, उन्होंने प्रयोगशाला में अकार्बनिक पदार्थ जो उन्होंने लिया
वो अमोनियम सल्फेट और पोटासियम साइनेट। पोटासियम साइनेट और अमोनियम सल्फेट की सहायता से उन्होंने एक कार्बनिक यौगिक यूरिया की खोज कर दी, NH2CONH2। यूरिया की खोज कर दी, यूरिया का संश्लेषण किया। अकार्बनिक पदार्थ से एक कार्बनिक पदार्थ का संश्लेषण रसायन विज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था। हालांकि तब भी यही कहा गया कि कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में नहीं बनाए जा सकते, यूरिया अपवाद है। यूरिया को अपवाद माना गया। जब बोहलर साहब ने किया तो भी इसे स्वीकारा नहीं गया। यहाँ 2-3 नाम हमें ध्यान में रखना है। बार्जेलियस का जीवन शक्ति सिद्धांत, बोहलर के द्वारा यूरिया का निर्माण करना, हम इसकी चर्चा कभी बाद में करेंगे। अभी हमारा मूल रूप से इस कार्बनिक यौगिक का नामाकरण है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं इसको। और जब यूरिया की खोज हो गई तो कुछ लोग थे जिन्होंने सोचा कि इसकी खोज और किया जा सकता है। फिर कोलबे ने एसिटिक एसिड की खोज की। तो ध्यान में रखना है, पहले यूरिया की खोज हुई, यूरिया, फिर एसिटिक एसिड और फिर मीथेन। इस 3 गो का, U फॉर यूरिया, A फॉर एसिटिक एसिड, M फॉर मीथेन, फर्स्ट डिस्कवर्ड, सेकंड डिस्कवर्ड, यानी सेकंड सिंथेसिस, डिस्कवर्ड नहीं कह सकते हैं, संश्लिष्ट पदार्थ कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में पहले यूरिया, फिर आया एसिटिक एसिड, फिर आया मीथेन। इसको किया ओहलर ने, इसको किया कोलबे ने, इसको किया बर्थेलोट ने। ओहलर, कोलबे, बर्थेलोट। ओहलर यूरिया को, कोलबे एसिटिक एसिड को, बर्थेलोट मीथेन को, और फिर शुरुआत हो गई कहानी। ऐसी कहानियाँ शुरू हुई कि आज 70 लाख से ज़्यादा कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में बनाए जा चुके हैं और पता नहीं कितनों पर खोज अभी जारी है। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ा वर्ग आ गया कार्बनिक यौगिक का। फिर कार्बनिक रसायन की अलग शाखा की आवश्यकता पड़ी, बहुत सारे उसके फैमिली हो गए। तो फैमिली की पहचान करनी जरूरी थी और फैमिली की पहचान करने के साथ साथ उसके नामकरण की आवश्यकता पड़ी। तो जब बड़ा सा वर्ग हो गया तो इस वर्ग में कौन कौन सा परिवार आता है, परिवार के सदस्यों का नामकरण कैसे किया जाए। जब लंबा चौड़ा परिवार हो जाए तो नामकरण की कुछ पद्धति शुरू में तो हो गया कि जिससे निकला है उसके आधार से। तो रसायन विज्ञान में नामकरण की पद्धति पर अगर हम विचार करें तो मूलतः ये पद्धति है, पहला है हमारा रूट नेमिंग सिस्टम। वंश के आधार पर, मूल के आधार पर, वंश जिससे निकला है इस आधार से। जैसे कहते हैं चींटी के डंक से निकला फॉर्मिक एसिड, उस मीथेनोइक एसिड, HCOOH। अब चींटी के डंक या इस प्रकार से जो उसके डंक जो ऐसे कीटों के होते उसको कहा जा गया फॉर्म, और फॉर्म से निकला इसलिए उसका नाम पड़ गया फॉर्मिक एसिड। सिरका को एसिटम कहते हैं, तो सिरका से निकला उसका नाम पड़ गया एसिटिक एसिड। तो पहला जो था वो नाम के आधार पर, वंश के आधार पर, वंश अर्थात कि वो किस से प्राप्त हुआ है, प्राप्ति स्रोत के आधार पर होता है। अपने देश में कई जगह पर ऐसी व्यवस्था है जहां व्यक्तियों के नाम पढ़ते हैं तो उसके वंश के आधार पर पढ़ते हैं। दक्षिण भारत, पश्चिम भारत में हम जाते हैं तो ऐसा होता है। भारत के प्रसिद्ध क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के नाम के आगे सचिन रमेश तेंदुलकर उनके पिता थे, अपने पिता के नाम की परंपरा थी वो। अब इसके बाद अब हमारे देश के बड़े प्रधानमंत्री हुए थे पामुलापति वेंकट नरसिंह राव। पामुलापति गाँव था, वेंकट पिता थे, नरसिंह खुद थे, राव टाइटल था। तो इस प्रकार से पी भी नरसिंह राव। तो ये प्रक्रिया है, केमिस्ट्री भी अपनाता है, जन्म के आधार पर उसके नामकरण को करता है, तो उसको कहते हैं हम लोग रूट नेमिंग सिस्टम। दूसरा नाम कॉमन नेमिंग सिस्टम। कॉमन नेमिंग सिस्टम साधारण नामकरण या ट्राइवियल नेमिंग सिस्टम, निरर्थक नामकरण पद्धति। तो ये जो नामकरण सिस्टम है, साधारण नामकरण पद्धति, ये भी एक सामान्य प्रक्रिया है, कोई ज़्यादा इसका व्याकरण नहीं होता। यानी सामान्य नाम, घरेलू नाम, जान पहचान के नाम के लिए उसका कोई ज़्यादा व्याकरण नहीं होता।
रूट नेमिंग तो वंश के आधार पर था, संख्या बढ़ते चली गई तो फिर मुश्किल था इसको समझना, फिर इसको समझना मुश्किल था। इसी दौरान 1932 ईस्वी में एक केमिस्ट्री की संस्था गठित हुई जिसका नाम था रसायनज्ञों की IUC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट, रसायन शास्त्रियों का अंतर्राष्ट्रीय संघ। ध्यान में रखना हमको, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट का, ये I फॉर इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन, C फॉर केमिस्ट, तो यूनियन, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट का गठन हुआ 1932 ईस्वी में। यही संस्था आगे चलकर डेवलप्ड हुई 1966 ईस्वी में और इसका नाम प्रयुक्त चेंज किया गया, नाम आया IUPAC, जो तीसरा नेमिंग सिस्टम है और इसी से हमारी कहानी की शुरुआत होगी। IUPAC नेमिंग सिस्टम। तो थोड़ा सा हम समझते हैं कि एक बार फिर से कि IUC आरंभिक संघ था, इसी संघ का नाम कालांतर में पड़ा IUPAC, शुरुआत में IUC से जाना गया। IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, P फॉर प्योर, A फॉर अप्लाइड, C फॉर केमिस्ट्री, और ये पहले की तरह रह गए इंटरनेशनल यूनियन। तो इंटरनेशनल यूनियन है किसका? प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये IUPAC के फुल नेम हो गए और इसके द्वारा नामाकरण किया गया। ये शास्त्र कहते हैं ना, शास्त्र विधि के अनुसार इसके नामाकरण की कुछ प्रक्रियाएं हैं और हम इस टॉपिक के अंतर्गत जब नामाकरण की बात करते हैं तो अभी तक हमने जो कहा उसकी भूमिका थी, मूल रूप से हमको IUPAC नेमिंग सिस्टम ही पढ़ना है। तो IUPAC नेमिंग सिस्टम को पढ़ने के लिए एक कार्बनिक यौगिक का नामाकरण जब IUPAC सिस्टम में किया जाए, इसके लिए सुविधा से हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को सुविधा के दृष्टिकोण से बांट देते हैं 5 खंड में। सबसे बीच में वर्ड रूट या रूट वर्ड, यानी किसी नाम का मूल। जैसे अगर एक साधारण सा नाम हम आपसे दे, मीथानोल, तो इस मीथानोल का रूट है METH, मिथ। अब यही समझना है मुझको कि मिथ रूट वर्ड कैसे आया। तो वर्ड रूट के बाद, यानी कहते हैं ना धातु में जो बाद में पीछे लगता है, पीछे लगने वाले को हम लोग कहते हैं प्रत्यय, और आगे जो लगता है उसको कहते हैं उपसर्ग। तो वर्ड रूट के ठीक पीछे जो बैठता है इसको कहेंगे प्रत्यय, PS, प्राइमरी, S फॉर सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, यानी प्राथमिक प्रत्यय। हिंदी में बोलेंगे प्राथमिक प्रत्यय। प्रत्यय को अनुलग्नक भी कह सकते हैं। अनु मतलब होता है पीछे, लग्नक मतलब लगे वाला, तो जो आपके ठीक पीछे लगे उसको अनुलग्नक भी बोलते हैं, प्राथमिक प्रत्यय। इसके बाद दूसरा है SS, सेकेंडरी सफिक्स। ये PS हो गया, ये हो गया सेकेंडरी सफिक्स, और इसके वर्ड रूट के जो पहले लगता है उसको कहते हैं प्रीफिक्स। तो उसी तरह से प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो इस प्रकार से PP, SP, वर्ड रूट, PS और SS, सेकेंडरी सफिक्स। तो सबसे पहला चीज़ हमारा होता है वर्ड रूट। रूट वर्ड यही है, इसी के आगे पीछे गहना आभूषण लगाए जाएंगे।
तो मूल रूप से हमें समझना है वर्ड रूट को। किसी कार्बनिक यौगिक का वर्ड रूट क्या बताता है? तो कार्बनिक यौगिक का वर्ड रूट, कार्बनिक यौगिक का वर्ड रूट बताता है कार्बनिक यौगिक के मूल ब्रांच में, मूल शाखा में वर्ड रूट, मूल शब्द बताता है मूल शाखा में उपस्थित कार्बन एटम की संख्या को बताता है पेरेंट चेन में। अब हम इसकी चर्चा आगे करेंगे। पीसी पेरेंट चेन, लोकेंट्स या डॉटर चेन। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि वर्ड रूट होता क्या है। इतना तो ध्यान में रखना है कि वर्ड रूट किसी कार्बनिक यौगिक के पेरेंट चेन में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या को बताता है। अब कार्बन परमाणु कितना रहेगा, उसके लिए वर्ड रूट कितना कैसा होगा, बहुत सरल है। हम लिखते हैं इधर कार्बन लेंथ है, यानी कार्बन, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कार्बन लेंथ को कार्बन एटम की संख्या, और इधर है वर्ड रूट। वर्ड रूट या रूट वर्ड दोनों लिख सकते हैं हम। C1 एक रहता है तो इसके लिए काउंटिंग है मीथ। 2 कार्बन की संख्या 2 रहे तो इसके लिए काउंटिंग है इथ। 3 है तो प्रो, 4 है तो ब्यूट, 5 है पेंट, 6 है हैक्स, 7 है हेप्ट, 8 है ऑक्ट, 9 है नन, 10 है डेक। अब 10 के आगे देखना है हमको। अगर 11 है तो अनडेक, 12 है तो डोडेक, 13 है तो ट्राइडेक, यानी C11 अनडेक, 12 डोडेक। अब यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना है हमको। डेक का अर्थ 10 होता है। अब जैसे हम लोग गिनती गिनते हैं 10 पर 1 11, 10 में 1 तो डेक में 1 जोड़, तो 1 के लिए यहाँ इस्तेमाल होता है अन, 2 के लिए इस्तेमाल हुआ है डो, 12 डोडेक, फिर 13 ट्राइडेक, 14 टेट्राडेक, 15 पेंटाडेक, 16 हेक्साडेक। इस तरह से एक याद रखना। फिर आगे आईकॉस, 20 का नाम है आईकॉस, 21 अनआईकॉस, 22 डोआईकॉस, 30 का नाम ट्राइकॉन्ट, 31 अनट्राइकॉन्ट, 40 टेट्राकॉन्ट, इसी तरह से 50 पेंटाकॉन्ट, 60 हेक्साकॉन्ट, 70 हेप्टाकॉन्ट, 80 ऑक्टाकॉन्ट, 90 नोनाकॉन्ट और 100 डेकाकॉन्ट नहीं बोल देना है। 100 के लिए C100 के लिए सेंट, CENT सेंट। अब इसी सेंट से बनता है सेंचुरी, शताब्दी, सेंचुरी मारता है कोई, शतक मारता है इसका। तो इसके अलावा अब आगे जब देखेंगे 1000 के लिए क्या होता है, हम कुछ बेसिक्स वर्ड रूट की बात किए हैं, और जब इसके ज़्यादा होगा तो इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। क्योंकि नामाकरण करने के लिए हम जो पढ़ते हैं वह बस यहाँ से जो आपको बताया जाएगा वह केवल आधारिक चीज़ बताए जाते हैं, और जो विस्तृत है उसे आप हासिल कर सकते हैं। वह केमिस्ट्री की दुनिया में, केमिस्ट्री की में आप गोता लगाकर ही प्राप्त कर सकते हैं। जो किनारों जो इशारा किया जाता है वो तो इशारा मात्र है, और हम इस माध्यम से केवल आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ओर इशारा कर रहे हैं। किधर से कहाँ जाके आप क्या पढ़ सकते हैं इसे समझा रहे हैं, और साथ साथ एक निवेदन भी करेंगे, ये जो बताया जा रहा है ये बहुत नहीं है, केवल परिचय है। और बढ़ें आगे, आप जब खुद पढ़ेंगे तो उसके बाद आप इसे ज़्यादा समझ पाएंगे। ये हमारा वर्ड रूट था। अब वर्ड रूट के संदर्भ में हमने कहा कि यह पेरेंट चेन, कार्बनिक यौगिक के पेरेंट चेन में उपस्थित कार्बन एटम की संख्या को बताता है। स्वाभाविक है कि यहाँ एक नया शब्द आ गया, पेरेंट चेन किसे कहते हैं। अगले वीडियो में हम मिलेंगे तो हम पेरेंट चेन और लोकेंट्स और डॉटर चेन की चर्चा करेंगे। बहुत